अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा था कि अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती है, वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो मेटल उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। आज ना हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कंपैरिजन करना है किस चीज़ के साथ? आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। इन दो चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, फिर देखेंगे अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी हुई है। इसको थोड़े से दोबारा फिर रिवाइज कर लेंगे ताकि ये चीज़ हमारे पास अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट बन जाए। आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, मैं ना एक तरतीब बनवा के ना एक चीज़ लिखवाऊंगा, एक ही लाइन की होगी, सारी की सारी हमने लेक्चर में वो लाइन को डिस्कस करना है। इस लाइन को लाजमी याद रखिएगा कि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन के मुताबिक क्या है जी, अगर आप मेटालिक करैक्टर मालूम करना चाहते हैं, किसी भी मेटल का जो मेटालिक करैक्टर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मेटालिक करैक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के। आयोनाइजेशन एनर्जी के और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ना मैं एक बात लिखने लगा हूं। सही, आयोनाइजेशन एनर्जी के आगे दो पॉसिबिलिटी हैं और हमने ना एक बात कही थी, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, आयोनाइजेशन एनर्जी की आगे दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और साइज के, अगर साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और साइज के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बच्चे सारे का सारा कॉन्सेप्ट है जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर, असल में यही चीज़ मेन समझनी है। सारे का सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे सारी चीज़ें और यहाँ तक पहुँचेंगे मेटालिक करैक्टर तक। तो यहाँ से साइज और न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बाद में मेटालिक करैक्टर पे लेके जाएंगे। किस चीज़ का हम देख के बता सकेंगे कि किस मेटल का या कौन सी मेटल ऐसी होगी जिसका मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने लगा हूँ। एग्जाम्पल में ना मैं सबसे पहले लूँगा लिथियम। ये मेरे पास लिथियम है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बेरिलियम और इसके बाद लूँगा मैं यहाँ पे बोरॉन। सही, मेरे पास तीन एटम है। मैं तीन एटम का जिक्र करूँगा और इससे हम सारी की सारी कोशिश करेंगे, सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लें, अच्छे तरीके से इसको समझ लें। चलिए एक और भी मैं इसके नेक्स्ट जो हमारे पास एटम आता है कार्बन एटम, वो भी ले लेते हैं। अब सबसे पहली बात जो है यहाँ पे गौर करने वाली वो ये है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एटम का साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये हमारे पास क्या है? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब लिथियम के वैलेंस शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के वैलेंस शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके बाद हमारे पास बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, दो चीज़ें देखिएगा, साइज और न्यूक्लियर चार्ज। हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज को समझिएगा। न्यूक्लियर चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज होता है आपका जो न्यूक्लियस है
इसमें कितने प्रोटॉन है, आपका न्यूक्लियस में जो आपने न्यूक्लियस लिया हुआ है इसमें कितने प्रोटॉन है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। चलिए मैं इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लिथियम के न्यूक्लियस की, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होंगे, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर मैं बोरॉन के न्यूक्लियस की बात करता हूँ, इसमें 4 प्रोटॉन होते हैं और 4 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, 4 ही न्यूट्रॉन मौजूद होता है यहाँ पे, ये इस तरह। तो यहाँ पे 3 ही न्यूट्रॉन मौजूद हो गए, सही हो गया। अब हमेशा ना जो न्यूट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, तो उनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर 3 न्यूट्रॉन हैं और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कितने जी +3 चार्ज होगा 3 प्रोटॉन की वजह से। 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन में +3 चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में एक वैलेंस शेल में या एक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे केस थोड़ा सा चेंज है। केस थोड़ा सा क्या चेंज है कि ये 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज यहाँ पे बेरिलियम में कम हो जाता है। बेरिलियम में एटम का साइज कम हो जाता है, सही है। अब गौर करें, यहाँ पे न्यूक्लियस पे +3 चार्ज है और यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर +4 चार्ज है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ से इस साइड की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बस ये सिंपल सी बात। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब सेकंड नंबर पे साइज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को पावरफुली ताकत से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से करीब आ जाते हैं न्यूक्लियस के, और इसी वजह से एटम का साइज ऐसा ऐसा छोटा होता रहता है। यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज। कहां से, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं पीरियड में। अब खुद देखें, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यहां पे क्या जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। साइज कम हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि आप, अगर मैं 2 आइटम ले लेता हूं यहाँ पे, दोबारा थोड़े से बड़े करके बना लेते हैं। तो ये मेरे पास लिथियम है और ये मेरे पास कार्बन है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। कहता है यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्यों, क्योंकि एटम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। और ये वाला आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे, अब इसको थोड़ी सी एनर्जी दें, थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, निकलने के बाद यहाँ पे आयन प्लस चार्ज बन जाएगा, और वो एनर्जी जो हमने इसको आयन बनाने के लिए दी है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए दी है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब सेम काम यहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहां पे एटम का साइज चेक करें छोटा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन क्या हुई है, ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। अब इससे क्या हुआ, जब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ेगी ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एटम को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहां पे एनर्जी कम देनी पड़ रही है, इसी वजह से एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी है, ये यानी कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी। अब देखें, अगर किसी की कम है, ये दोनों है इनवर्स, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप है।
और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर याद रहो ना आपको थोड़ा सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी असल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत है। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और जो मेटल इलेक्ट्रॉन को बड़ी देर से रिलीज करती है, लूज करती है, वो उतना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो उतना ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है, कम है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी बात था, कॉन्सेप्ट। अब इस टॉपिक को लिखना किस तरह है, इस टॉपिक को लिख लेते हैं। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, शुरू में ये वाली चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, ये वाली सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जो मेटालिक करैक्टर होता है वो इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चलो जी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, लिखने की ट्राई करते हैं। मेटालिक करैक्टर ऑफ मेटल, मेटालिक करैक्टर ऑफ मेटल। जब मेटल का मेटालिक करैक्टर होता है किसके डिपेंड करता है, इज डिपेंड ऑन, इज डिपेंड ऑन, या डिपेंड कर रहा होता है किस चीज के ऊपर मेटालिक करैक्टर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपको पता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत है। अगर कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, वो मेटल उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डिपेंड ऑन, ये डिपेंड कर रही होती है ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है। अगर किसी चीज की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पे देख रहे हैं, अगर किसी चीज की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। यही दो बातें मैंने यहां पे लिखनी है। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, अगर मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, इज हाई, ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इज लो। सही है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कम, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इज लो, ये कम होती है, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इज हाई, ये क्या होगी, हाई होगी। ये बात याद रखिएगा। अब बात आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही होती है, न्यूक्लियर चार्ज और साइज पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज और साइज पे डिपेंड कर रही होती है। यही बात हमने यहां पे लिखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिपेंड ऑन न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज ऑफ एन एटम। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और जितना साइज कम होगा, सही है। क्या बात है कि जी जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, सॉरी बच्चे यहां पे ना न्यूक्लियर चार्ज के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी, बाकी सही है। जितना साइज छोटा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, बिल्कुल सही है। अब कहता है जी जितना न्यूक्लियर चार्ज
अट्रैक्शन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और जितने साइज ऑफ एन एटम कम होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यही बात हमने यहां पे लिखनी है। एंड साइज ऑफ एन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इज हाई, ये ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी? व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज हाई एंड साइज ऑफ एन एटम इज स्मॉलर। व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, न्यूक्लियर चार्ज is high and size of an atom is low। ये बात याद रखिएगा कि अगर एटम का साइज कम हो और न्यूक्लियर चार्ज हाई हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और लास्ट में मैं एक बात लिखूंगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी आप इन दो चीज़ों से कंपैरिजन कर सकते हैं साइज के लिहाज से। मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लास्ट में एक सेंटेंस लिखूंगा कि उन एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी जिनका साइज बड़ा होता है। एक एग्जाम्पल देंगे इसके मुतालिक, सही है क्या? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कह लें या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह लें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अ मेटल एटम की क्या होगी? इज हाई, ये ज्यादा होगी। कब? व्हेन साइज ऑफ एन एटम इज हाई, व्हेन साइज ऑफ एटम इज हाई, जब एटम का साइज बड़ा होता है। जब एटम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। जिस एटम का साइज छोटा होगा उसमें मेटालिक करैक्टर कम होगा, जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसमें मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। अब ना मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हमने ना एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, सही है, हमारा पीरियोडिक टेबल है, अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज, जो एटम का साइज होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो कम हो जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ। आप खुद सोचें, जो पहला इसको कहते हैं अल्कली मेटल, ये हमने पढ़ा, ये इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब जो अल्कली मेटल होंगे इसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा, जो इस साइड पे आएंगे इनका एटॉमिक साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। अब अल्कली मेटल जितनी भी होती हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, जबकि आगे वाली मेटल जो होती हैं ये थोड़ी सी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और बड़ी देर से इलेक्ट्रॉन देती हैं। सही, यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। द साइज ऑफ अल्कली मेटल इज हाई, द साइज ऑफ अल्कली मेटल्स का याद रखिएगा फर्स्ट ए ग्रुप है, ये बात याद रखिएगा। साइज ऑफ अल्कली मेटल या फर्स्ट ए ग्रुप इज हाई, ये ज्यादा होता है, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली, ये बहुत ज्यादा होती हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। यह सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। यह था हमारे पास रिलेशनशिप किया है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का किसके साथ? आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। इससे थोड़ा सा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी रिवाइज होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। यह था हमारे पास सिंपल सा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड होती है वो ज़्यादा क्यों होती है बनिस्बत फर्स्ट के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।